नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल ज्ञान के सागर में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। और कौन सी तैयारी, ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। यूपीपी, जो यूपीपी का री एग्जाम है वो हमारे करीब है। बात समझिएगा एकदम। यूपीपी का जो री एग्जाम है वो बहुत करीब है। सरकार जिस प्रकार से एक्शन ले रही है, जिस प्रकार से कार्य को कर रही है, उस प्रकार से पता चल रहा है कि एग्जाम जो हो सकता है मे भी जून में हो सकता है, जून के लास्ट या जुलाई के अंत। देखिएगा, जून में। जून के अंत और ज्यादा जाएगा तो जुलाई तक जाएगा। ठीक, मतलब यूपीपी का जो एग्जाम है ज्यादा से ज्यादा जून के अंत तक और जुलाई तक जाएगा, अगर सरकार अच्छी तरह से कार्य करती है तो। यदि इस पे थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है तो ज्यादा से ज्यादा मैं समय आपको बता सकता हूं अगस्त तक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और तब तक हम लोग इसी चैनल पे आपको उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। ठीक, तो इसके बारे में हम यहां से क्लास अपना तीसरा शुरू करते हैं। देखिएगा और तैयारी करते रहिए। ये वर्दी है, जुनून उसी का होना चाहिए। यह वर्दी है, जुनून उसी का होना चाहिए। हमारे रगों में खून उसी का होना चाहिए। देखिएगा, ठीक। तो यहां पर वर्दी के बारे में एक बहुत खास बात है, आपको बता देना चाहता हूं कि बड़ी शिद्दत से चाहा था तुझे, बड़ी शिद्दत से चाहा था तुझे, लेकिन तुझे चाहने वालों ने तुझे बेवफा बना दिया। किसको? वर्दी को। अगर बेवफा नहीं बनाए होते तो आज री एग्जाम नहीं हुआ होता और आज हम अपने मुकाम पे हो सकता है कहीं ट्रेनिंग कर रहे होते। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये सब बातें होती रहती हैं, जानकारी मिलती रहती है, आपको थोड़ा मोटिवेट करना जरूरी है। तो इसके लिए हम अपने सेशन पे शुरू करते हैं आज से। फिर से चौथा क्लास आज हमारा है। देखिएगा, और इसके पहले हम जो भी क्लास पढ़े हैं, स्वरों के प्रकार, मतलब स्वरों की संख्या पढ़ लिए थे, स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे बाबू। देखिएगा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, पहले स्वरों की संख्या बताए हैं आपको। स्वर होते हैं 13, लेकिन 13 कहां होते हैं? संस्कृत में। कहां होते हैं? संस्कृत में। परीक्षा में सवाल किसी प्रकार से भी पूछ सकता है, तो हमको तैयार होना होगा। ठीक ना, हमको क्या करना होगा? तैयार होना होगा। क्यों तैयार रहना चाहिए? चारों तरफ से तैयार होना चाहिए, क्योंकि बाहुबली को कभी कटप्पा भी मार सकता है। बात समझ में आई? बाहुबली को कटप्पा भी मार सकता है। इसी प्रकार से हमें हिंदी का ही नहीं बल्कि संस्कृत का भी स्वर याद होना चाहिए। तो संस्कृत का स्वर 13 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं बाबू? 11। हिंदी में 11 होते हैं। ये तो रही संख्या। चलिएगा, आप स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण बोले तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वरों के प्रकार, तो पहला प्रकार हमारा है मात्रा या फिर उच्चारण। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के, देखिएगा, पहला प्रकार हम पढ़ेंगे मात्रा एवं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इधर तक दिख रहा सर जी? कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार आप लोग यहां से भली भांति परिचित होंगे। आप बचपन से जब तक स्वर पढ़ रहे हैं तब तक जान रहे हैं कि यहाँ पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हमारा रहेगा कलर, अच्छा, हरस्व स्वर। हरस्व स्वर। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। चलिएगा, अगर आपको कलर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको जब इसका एक एक पॉइंट लिखवाएंगे तो हम कलर चेंज कर देंगे। ठीक ना। देखिएगा, पहला जो हमारा स्वर होता है
उच्चारण मतलब मात्रा या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है हमारा ह्रस्व स्वर, मतलब अगर इसको कह दिया जाता है, अगर एक एक पॉइंट आप जानना चाहते हैं तो देखिएगा। ह्रस्व स्वर देखिए, देखिएगा ऐसे स्वर, ह्रस्व स्वर में ऐसे स्वर को लिया जाता है जिसमें अगर उच्चारण करते समय हमको कम समय लगे, जिसको बोलते समय हमें कम समय लगे, या फिर उसकी मात्रा कम हो, मतलब सबसे छोटी मात्रा वाले स्वर को किसमें लिया जाता है? ह्रस्व स्वर। अगर ह्रस्व का देखा जाता है, एक अर्थ आपका होता है छोटा, क्या कहते हैं? छोटा। अगर इसमें एक प्रकार से आप कहते हैं ना, जब कभी कभी उच्चारण करते हैं तो आप कहते हैं कि छोटी, बड़ी, लेकिन उच्चारण का सही तरीका नहीं है। उसमें हम जब भी उच्चारण करेंगे तो ह्रस्व ई बोलेंगे, दीर्घ ई बोलेंगे, ठीक है, न कि हम छोटी बड़ी। ये बहुत अशुद्धता वाली शिक्षा है, ठीक ना। देखिएगा आगे चलिएगा, इसमें बता दे रहे हैं आपको, जिसको बोलने में, जिसको बोलने या फिर उच्चारित करने, उच्चारित करने में सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय लगे। देखिएगा ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने या फिर उच्चारित करने में सबसे कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? देखिए यहां पर आपका हो जाएगा पहले अ, इसके बाद ई, उ और री। ऐसे 4 वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमको बहुत कम समय में इनका उच्चारण कर देना होता है, या फिर इनकी मात्रा जो होती है सबसे कम होती है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कहीं पर अगर इसकी मात्रा देखिएगा, जो मात्रा होती है छोटी ई होती है। जैसे अभी हम बताए छोटी नहीं बोला जाता है, ह्रस्व बोला जाता है। यहां पर देखिएगा दोनों में क ही समान प्रकार से हैं, दोनों क्या है? क है, लेकिन इस पे भी एक मात्रा लगी हुई है, इस पे भी एक मात्रा लगी हुई है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे होगा और इसका उच्चारण कैसे होगा, ठीक ना। इसके बारे में देखिएगा, अगर इसका उच्चारण हम करेंगे तो बहुत कम समय के लिए बोलेंगे कि, और इसका उच्चारण करेंगे तो आप समय ले सकते हैं, बोलते हैं कि, ठीक ना। तो इसमें जो होता है समय ज्यादा लगता है, क्या लगता है? समय ज्यादा लगता है, और इस प्रकार के स्वरों में समय क्या लगता है? कम लगता है। तो इसमें ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में या फिर उच्चारित करने में समय सबसे कम लगे या सबसे कम समय में उच्चारित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लोकेश जी देखिए, इसके बाद दूसरे प्रकार पे हम चर्चा करेंगे, और दूसरा प्रकार हमारा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए, ये दोनों एक प्रकार से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। अगर कहा जाए ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है। एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, दूसरे प्रकार से हम इसको कह सकते हैं इसका दुगुना, मतलब दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है, ठीक। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिएगा, जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण करने में ज्यादा, या फिर कह सकते हैं यहां पर ह्रस्व से दुगना समय लगे, ह्रस्व से दोगुना समय लगता हो। देखिएगा, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में
ज्यादा या फिर ह्रस्व से दुगुना समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, देखिएगा 4 तो ऊपर पढ़ लिए, टोटल होते कितने हैं, टोटल होते हैं 11, जिसमें से 4 होते हैं ह्रस्व, बचे कितने, 7, बचे कितने, 7। और यहां पर इनकी संख्या होती है 7। और कौन कौन से होते हैं, अ पढ़ लिए, अ के बाद आता है हमारा आ, ई के बाद आता है दीर्घ, इसके बाद उ, और री का बड़ा भाई नहीं होता है। री का अगर बड़ा रूप देखेंगे तो संस्कृत में मिलेगा, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, यहां पर नहीं होता है। और इस पे इसके बाद हमको मिलता है ए, ऐ, ओ, औ। देखिएगा, अगर आप कहेंगे कि कैसे इसका उच्चारण करेंगे तो दुगना समय लग जाएगा, जरूर लगेगा। मैं कह दिया यहां पर कि, लेकिन अगर उसी में अगर सेकंड भर समय लग रहा है इसका उच्चारण करने में, तो 2 सेकंड में हम की का उच्चारण करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अ, आ, ई, इसमें बड़ी ई हो जाता है जिसे दीर्घ ई कहा जाता है। दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिएगा 3, 4, 7, इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम तीसरे प्रकार पे। देखिएगा तीसरा प्रकार हमारा होता है प्लुत स्वर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लुत स्वर जो होता है, कभी कभी हम जब छंद पढ़ते हैं उसमें इसका अहम रोल होता है, छंद में इसका अहम रोल होता है। जैसे अगर कहा जाए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण हेतु सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा या कह सकते हैं दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे। देखिएगा, तो प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिसके उच्चारण हेतु ज्यादा, सबसे ज्यादा या फिर दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देखिएगा प्लुत स्वर में कितनी संख्या होती है इनकी, तो आप कहेंगे कि 11 स्वर हुआ करते थे, जिसमें से 4 हो गए ह्रस्व और 7 हो गए दीर्घ, तो अब बचे ही क्या है। लेकिन आपको हम बता सकते हैं कि इसमें एक ह्रस्व को लिया जाता है, इनकी संख्या होती है कितनी, 8। इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसमें एक आपका ह्रस्व होता है, एक होता है ह्रस्व, और इसमें होते हैं 7 दीर्घ। अब कहेंगे कि जब ह्रस्व उसमें आया है तो इसमें क्यों आया है, चलिए उसका भी हम बढ़िया से व्याख्या कर दे रहे हैं कि क्यों आया है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि होते कौन कौन से हैं। देखिएगा पहले नंबर पे आपका आएगा अ, इसके बाद आ आएगा, इसके बाद छोटी मतलब जिसे ह्रस्व है यू नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद उ, री नहीं आता है, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये आपका ह्रस्व के अंतर्गत आता है, बाकी ये दीर्घ हैं, आपका 7 हो गए और ये हो गया एक ठो। अब कहेंगे कि इस जो ये है दोबारा यहां पर क्यों आया है, अगर कभी कभी ये आ जाएगा तो हम वहां पर लेंगे कि यहां पर लेंगे, तो हमारे उच्चारण पे डिपेंड करता है कि इसको हम कहां रखते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए आज हम दौड़ रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, कम समय में बोल देते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर कह दें मां, मां बोल दे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कहेंगे दीर्घ आ, मतलब दीर्घ में भी आ आता है और प्लुत में भी आता है। तो आप देखिएगा अब इनको हम अलग अलग कर रहे हैं, कब इसका उच्चारण आप कर सकते हैं प्लुत की भांति, कब इसका उच्चारण करेंगे दीर्घ की भांति, अभी कंफर्म हो जाएगा। अगर हम यहां पर बुलाते हैं मां, केवल मां बुला दिए तो ये हो जाएगा दीर्घ में।
अगर हम माँ को पुकार दिए ज्यादा देर तक, माँ, कोई बालक अपने घर पे खड़ा होकर माँ कहीं चली गई हैं, देर तक पुकारता है, कहता है माँ कहाँ गई हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, पुलुत स्वर होता है। यदि अगर तुरंत संबोधित कर दिया जाए तो वहां पर कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है। जैसे अगर एक आपको बात बता दे रहे हैं, अगर किसी कमरे में, अगर कोई बंद कमरा है, बंद कमरे में कभी आप खड़े हो जाना और खड़े होके एक आवाज देना, और आवाज चारों तरफ से गूंज जाती है, टकरा के वापस आती है, तो उसमें भी हमारा प्लुत स्वर होता है। या फिर हम कुछ कहें, अ बोलेंगे, अगर वहां पर इस कमरे में अगर हम अ का उच्चारण करेंगे तो ऐसा लगेगा कि अ कई बार आ रहा है, तो वहां पर अ क्या हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। बाकी आपको इसको बता दे रहे हैं, मैया देर तक बोलते हैं, इसके बाद कहते हैं माँ। देखिएगा, एक हमारे पास शब्द है, उसको जानने के लिए आपको पहले इसको उतारना पड़ेगा। देखिएगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, अथवा चलिए कोई बात नहीं, आते हैं अगले प्रकार पे। हम क्या बताना चाहते हैं, एक आपके सामने हम शब्द रख रहे हैं, देखिएगा, कोई बता सकता है क्या लिखा गया है? आप कहेंगे कि ओम लिखा गया है, लेकिन हम कहेंगे कि ओम के बीच में तीन क्या कर रहा है, इनको अलग करने का कार्य कर रहा है, या फिर इसका कुछ और कार्य है? कुछ नहीं। इसके कहने का मतलब ई है सीधा सीधा कि ओम में अगर ओ और म के बीच में तीन लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण 3 बार ओम के समान होगा। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार का मतलब 1 बार लिखा गया। अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, जितने समय में अगर इसको बोलने में अगर हमको 5 सेकंड लग रहे हैं, कितने बाबू? 5 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका उच्चारण भी 5 सेकंड में भी होगा। जैसे अगर इसको बोल रहे हैं ओम, तो इसको भी बोलने में उतना ही समय लगेगा। तो 3 बार ओम हम ना लिखकर उसको 1 बार लिखने का तरीका ही ये कहलाता है, ठीक ना? तो इसके उच्चारण में हम देखेंगे कि इसमें 3 बार कौन लिखा जा रहा है। देखिएगा, अब तो म बार बार तो दोहरान होगा नहीं, तो कभी कभी एक रावण का नाम सुने होंगे आप। एक बहुत बढ़िया राजा हुआ करता था श्रीलंका का, ठीक? श्रीलंका का जो राजा था रावण, पहाड़ों पर गया था, और पहाड़ों पर जाने के बाद तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के दौरान एक ही काम कर रहा था, वो एक उच्चारण कर रहा था, किसका? ओम का। ओम का उच्चारण करते समय वो केवल ओ का उच्चारण 3 बार करता था, मतलब एक ही सांस में ऐसा उच्चारण करता था। लास्ट में 1 बार म आता है, आप भी करके दे सकते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं, या फिर कहें ओम ओम ओम, ऐसे तो होगा नहीं, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे, जो 5 सेकंड में पढ़िएगा, इसको भी 5 सेकंड में, इसको भी। जैसे यहां पर पढ़ता है ओम, करते हैं घर पे, तो इस प्रकार से ही इसको लिखा गया है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका ओ है, उसको 3 बार लिखा जाए और म को 1 बार लिखा जाए। यहां पर भी हमारा कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। यहां पर भी कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। ठीक, चलते हैं। तो ये समझ में आया आप लोग को? आशा करते हैं समझ में आया होगा। और हमको लग रहा है कि कितने लोग पहली बार भी सुन रहे होंगे। बस कभी कभी कुछ लोग ध्यान मग्न होने के लिए भी सब करते हैं, लेकिन एकांतवास के लिए योगा अलग चीज होता है, और इसका उच्चारण जो होता है अलग होता है। तो आप कौन सा कार्य करते हैं, योगा करने वाला या फिर ओम का उच्चारण करने वाला? देखिएगा, ज्यादा उच्चारण करेंगे ओम का तो रावण बन जाएंगे। बात समझ में आई? तो रावण नहीं बनना है, राम की भांति रहना है। ठीक, देखिएगा, अगले प्रकार पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है मुख की आकृति के आधार पे। मुख की आकृति के आधार पे। देखिएगा, प्रश्न पूछने वाले कई प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। जैसे एक गांव में कई जगह से रास्ता जाता है, उसी प्रकार से एक पुस्तक में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक परीक्षा में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, मैं बता रहा हूं कि आपको देखिए, आपका डिपेंड क्या करता है कि आपको इस गांव में केवल पहुंचना है, तो हमारा काम है इसकी जानकारी प्राप्त करना। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इसके पूछने का तरीका कैसे हो सकता है। देखिएगा, मुख की आकृति के आधार पे, या फिर कहीं कहीं पर आपको पूछ सकता है होठ की आकृति के आधार पे। होठ की
आकृति के आधार पे, देखिएगा। तो दोनों बात तो एक ही है, क्योंकि जब भी हम मुंह का मतलब सिंबल बनाते हैं तो सबसे पहले ओठ ही हमारे सामने आता है। तो कभी मुख की आकृति के आधार पे पूछेगा और कभी कभी होठ या फिर होस्ट भी बोल देता है। देखिए बाबू, हिंदी है, हिंदी का जो चैप्टर इतना बड़ा होता है, इतना इसकी मीनिंग होती है। आप पर्यायवाची याद करेंगे ना, तो सूर्य का पर्यायवाची इतना सारा है कि याद करते करते जल जाएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए कह रहे हैं कि बहुत हिसाब से पढ़ा करो, लेकिन जितना पढ़ा करो ठोस पढ़ा करो, ठीक ना। देखिएगा, यहां पर हमारा वही कर्तव्य होना चाहिए कि हमको गांव में पहुंचना है, मतलब हमें केवल सिलेक्शन लेना है, पंडित नहीं बनना है। पंडित बनना है तो फिर एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो शॉर्टकट तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन देखिएगा, सिलेक्शन लेने के लिए छल, बल और कल तीनों मतलब हमारे अंदर होना चाहिए। छल से हम, देखिएगा, छल तो हम हर दिन करते हैं, लेकिन छल भी ईमानदारी से होना चाहिए। पढ़ाई में हम छल कर रहे हैं, किसी चीज को अगर याद करने का तरीका एक शॉर्ट ढूंढ रहे हैं, छोटा तरीका ढूंढ रहे हैं, तो हमारा छल है। ये नहीं कि किसी को धोखा दे दिए, वो बहुत बड़ा छल होता है। जीवन में इसका बहुत ज्यादा पाप मिलता है कि नहीं, इससे कम करना चाहिए। क्यों मिश्रा जी, बात सही कहें। देखिएगा, तो यहां पर आपका हो गया छल और इसके बाद हो गया बल। अब कहेंगे सर जी बल का उसको किताब कापी को फाड़ना है, नहीं फाड़ना नहीं है। देखिएगा, एकदम ध्यान सुनिएगा, बात दिमाग की है, लेकिन भेजे में घुसेगी तब जाके काम करेगी। बल का मतलब होता है कि मेहनत, बल का मतलब यहां पर क्या है, मेहनत से है। मेहनत का मतलब है कि आप रात दिन जागेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद या तो कल से, नहीं कहते हैं मम्मी पापा घर पे कहते हैं कल से पढ़ लो, नहीं जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। बात समझे, छल बल कल तीनों हमारे अंदर होना चाहिए। छल हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, बल मतलब मेहनत भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत सामने रख के सपाट मार रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा, मुख की आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे दो प्रकार के कौन कौन से, देखिए, हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख जो होते हैं दो प्रकार का आकार बनाते हैं। पहला होता है, पहला वृत्ताकार स्वर। पहला क्या होता है, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा होता है, चलिएगा आप लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ते होंगे आशा है, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर। देखिएगा, कभी कभी ये आपको पूछ लेगा आवृत्तमुखी अनावृत्तमुखी, तो हमको केवल इतना याद करना है कि वृत्ताकार स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे वो होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। बात समझ में। और अवृत्ताकार स्वर का मतलब है कि हमारे होठों की आकृति समान होती है, मतलब गोल ना होके और किसी अवस्था में और किसी परिस्थिति में हो जाए, उसको क्या कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर। तो आप ऐसे स्वरों को बता सकते हैं जो वृत्ताकार स्वर का क्या करते हैं, आकार बनाते हैं। चलिए हम बता रहे हैं। तो इसमें आपको कितना प्रकार पढ़ना है, दो ठो। एक होता है आपका वृत्ताकार, मतलब वृत्त के आकार का, ठीक, मतलब वृत्त के आकार का स्वर। और अवृत्त, मतलब होता नहीं, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का। तो यहां पर आपका हो जाएगा, पहले देखिएगा, आप सबसे पहले लेंगे उ, उच्चारण करके देखिएगा, उ, इसके बाद हो जाएगा ओ, इसके बाद हो जाएगा ओ, ठीक। तो यहां पर आपका हो जाएगा, इसमें अब दीर्घ उ भी है, ठीक ना। इसमें आपका उ, फिर इसके बाद दीर्घ उ, फिर इसके बाद ओ हो जाएगा, फिर इसके बाद अ हो जाएगा। अब देखिएगा अवृत्ताकार में आपका कौन कौन सा आता है, अ आता है, इसके बाद आता है अ आता है, इसका उच्चारण करिएगा, मुख खुल जाएगा लेकिन गोल नहीं होगा। देखिएगा, ऊ का उच्चारण करेंगे, अरे दो बार ऊ हो गया है क्या। छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं जिसमें आपको, यदि आप त्रुटियों को ढूंढ दे रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि इसमें त्रुटि है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, संभालने की कोशिश करेंगे अपने आप को, ठीक ना। देखिएगा, इसका उच्चारण करेंगे तो आपका उच्चारण करके जहां पर भी आप बैठे हैं वहां से आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। देखिएगा, ऊ, मुख को गोल हुआ, इसके बाद इसका भी उच्चारण करेंगे ओ औ। अब इसके बाद अ आ ई, इसमें कोई भी आकृति नहीं बन रही है, ठीक ना। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद बचा क्या है, री, इसके बाद ए और है।
तो हमारा कितना हो गया, 4 इसमें है और 5 और 2 7 इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे टोटल कितने हैं बाबू, टोटल जो हमारे स्वर हैं 11 हैं। तो इसमें से 4 जो हैं वृत्ताकार हैं और इसमें से आपके हो जाएंगे 7 जो है हमारे अवृत्ताकार स्वर हैं, ठीक है ना। तो मुख की आकृति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख की आवृत्ति जो होती है सामान्य बनी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका परिभाषा जानना चाहते हैं तो परिभाषा तो आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए परिभाषा इसी में छुपा हुआ है। वृत्ताकार, जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख गोल हो जाते हैं, वृत्त के समान हो जाते हैं। अवृत्ताकार, जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख की स्थिति सामान्य होती है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप लोग दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को, और अपना प्यार दुलार दीजिएगा ताकि हम आपको पुलिस बनने और बनाने में सहायता करेंगे, ठीक है। नमस्कार।